नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आइकॉनिक एक्सपीरियंस पे। साथियों, हम लोग घटना चक्र 2023 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास को कर लिए थे साथियों, और मध्यकालीन भारत के इतिहास का भी अध्ययन पूरा कर लिए थे। आज सेशन में हम लोग साथियों आधुनिक भारत के इतिहास का जितना भी प्रश्न है, अभी तक बीपीएससी में जो भी प्रश्न पूछा गया साथियों, उन सभी प्रश्नों का हम लोग तथ्यों के साथ अध्ययन करेंगे। तो यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला साथियों, और जो भी स्टूडेंट्स 69 बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर ये क्लास होने वाला साथियों। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जितना भी ग्रुप में जहाँ भी कर सकते हैं साथियों, सेशन को शेयर करते चलें। हम आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प, बेहतर कंटेंट आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल करवा रहे हैं साथियों। आपसे बस एक ही विनती है कि आप लोग इस चैनल पे अधिक से अधिक लोगों को जोड़े साथियों, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, हमें भी थोड़ा हौसला मिल सके साथियों कि हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे मेहनत को समझ रहे हैं। तो साथियों चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्राचीन इतिहास का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, और साथियों मध्यकालीन का भी अपलोड कर दिया गया है। और इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट विस्तार से पढ़ाया जाता है साथियों, लेकिन अभी थोड़ा 69 का प्रेशर देखते हुए साथियों हम अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, यहाँ आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाया गया साथियों, और जल्द ही पॉलिटी स्टार्ट किया जाएगा, और बिहार स्पेशल शाम को क्लास चल रहा है। ठीक है साथियों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर बने रहें। अगर आप बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं या फिर बिहार की कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, स्टेट पीसीएस कोई भी हो, आप इस चैनल पर जरूर बने रहें साथियों। और 2022 का जो पूर्वावलोकन है साथियों, उसका भी हम सामान्य ज्ञान जो कि साइंस है साथियों, उसका भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखें साथियों, आपसे विनती है। चलिए साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए साथियों, हो जाए रेडी आप लोग। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अभी तक बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए साथियों, 1992 से लेकर साथियों 2022 तक के जितने भी प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का हम लोग तथ्यों के साथ अध्ययन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा साथियों एक चीज़ आपको बता दें कि आधुनिक भारत के इतिहास में लगभग साथियों 400 प्लस ऑब्जेक्टिव इसमें हैं। ठीक है, तो साथियों हम लोग 100 करके सारे कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा नहीं आप लोग देख पाएंगे, इसलिए हम साथियों इसको 4 भाग में या फिर 3 भाग में कोशिश करेंगे कि सारा को निपटा दें। ठीक है, तो चलिए साथियों, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है आपका कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो साथियों बहुत ही बेहतर प्रश्न है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अल्मीड़ा। ठीक है साथियों, सबसे पहला अल्मीड़ा था जो पुर्तगाली का क्या था, पहला वायसराय था, भारत में आया था। चलिए साथियों इसके बारे में थोड़ा तथ्यों की ओर देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसीसी डी अल्मीडा, जो कि 1505 से 1509 तक रहता है साथियों, इसका आगमन होता है। वह 1505 ईस्वी में साथियों भारत पहुंचा, और 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया साथियों। यह भी इम्पोर्टेंट है। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंज द्वीप में किला बनाया, और पुर्तगालियों के हित में कोची की राजगद्दी के उत्तराधिकारी की समस्या का भी समाधान किया साथियों। तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। आगे अगर बात किया जाए साथियों, तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। साथियों इसका सही आंसर आपका पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है साथियों, पुर्तगाली हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं साथियों। तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हॉकिंस। यही ना सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत आता है, और क्या है, उस जहांगीर के दरबार में इसे
जहांगीर के दरबार में इसे प्रश्न करने का कोशिश करता है, लेकिन यह असफल भी होता है साथियों। चलिए इसके बारे में थोड़ा तथ्यों की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर ने के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अप्रैल 1608 ईस्वी में आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट किया और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरदी खां तथा व इंग्लिश खां के नाम से उपाधि दी थी। इसे याद रखेंगे साथियों। चलिए आगे बात किया जा रहा है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो साथियों यह तो सभी को पता होगा कि सूरत में स्थापित की थी, लेकिन इसके बारे में कुछ तथ्य हैं, उन्हें भी हम लोग जान लेते हैं। तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना अनुमति पाने में क्या हुआ साथियों, सफल नहीं हो पाया था। अभी हम जस्ट ऊपर बताए थे। 1611 ईस्वी में साथियों पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने कुल पुर्तगाली एकाधिकार को निरंतरता से भंग कर दिया साथियों, और इसके बाद जहांगीर की शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित कर ली। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा साथियों कि आगे है, यहाँ से अंग्रेज ने अपने व्यापार को देश के एक देश से दूसरे देश में क्या करने लगा, फैलाने लगा, और शीघ्र ही अहमदाबाद, बहरामपुर, अजमेर, आगरा, ये सभी जगह पे क्या कर लिया साथियों, तो अपना फैक्ट्री स्थापित कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा साथियों कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। बहुत ही बेहतर प्रश्न है साथियों, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। साथियों इसके तथ्यों की ओर देखते हैं तो सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा और जनवरी 1616 ईस्वी में साथियों अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे की ओर कह रहा है साथियों कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 1632 ईस्वी में। ठीक है साथियों, 1632 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटेरियन इतिहास की किसी नामक पुस्तक या यंत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सकता है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है साथियों, इसलिए हम 1632 ईस्वी को ही सही प्रश्न उत्तर मानेंगे साथियों। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे कह रहा है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका साथियों, थोड़ा सा और तथ्यों की ओर देख लेते हैं साथियों। थोड़ा और तथ्य है, कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है साथियों कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी साथियों, और इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोडा और साथियों अफीम से संबंधित व्यापार था। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग कह रहे हैं साथियों कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था साथियों। तो आप लोग बताइएगा थोड़ा सा कमेंट में कि कौन सा कारण था साथियों। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण किया गया था। यह तत्कालिक कारण था साथियों, जो कि कर्नाटक का युद्ध होता है। चलिए तथ्यों की ओर बात करते हैं। तो यहाँ साथियों देखिएगा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि 1786 से 48 के बीच होता है साथियों। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था। आपको पता होगा साथियों यूरोप में यह युद्ध चल रहा था, आप सभी को पता होगा जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे तो साथियों ग्रीस सरकार की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल
में क्या हो गया साथियों, तो 1746 ईस्वी में प्रारंभ हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना यह युद्ध का तात्कालिक कारण था साथियों। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में साथियों 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसी युग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पेराडाइज के नेतृत्व में साथियों फ्रांसीसी सेना के अद्यार नदी पर स्थित सेंट थॉमस नामक स्थान पर नवाब क्या हुआ साथियों, नवाब को पराजित किया गया। और यूरोप में युद्ध बंद होने के पश्चात साथियों कर्नाटक में भी युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-ला-चैपल की संधि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों 1748 ईस्वी में, इसके तहत क्या होता है साथियों, तो भारत में युद्ध समाप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। और साथियों कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थॉमस के युद्ध के लिए स्मरणीय है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। आगे कह रहा है साथियों, चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था साथियों, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया था। तथ्यों की ओर बात किया जाए साथियों तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों को सही कालक्रम इस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहला साथियों अंबर का युद्ध जो कि अगस्त 1749 में लड़ा जाता है साथियों, याद रखिएगा। मुजफ्फर जंग चंद साहब तथा फ्रांसीसी की संयुक्त सेना ने बेल्लूर के समीप अम्बर नामक स्थान पर साथियों कर्नाट के युद्ध का अनवरुद्दीन को पराजित किया था तथा उसकी हत्या कर दी थी। साथियों आगे हम लोग बात करें तो याद रखिएगा आगे है साथियों मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बना और इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को क्या किया साथियों, तो कृष्ण नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया साथियों। उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसी को दे दिए गए और इसी के अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी वुस्की के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। दूसरा था साथियों प्लासी का युद्ध जो कि आप सभी को पता होगा। प्लासी के युद्ध के समय साथियों अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ और यह युद्ध में साथियों परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरा बंगाल पर नियंत्रण हो गया साथियों, ठीक है। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों तो आगे कुछ और भी तथ्य हैं उन्हें हम लोग जान लेते हैं, समझिएगा साथियों। यहाँ पे क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर साथियों अंग्रेजों को उनकी सेवाएं के लिए 24 परगन्ने की जमींदारी से पुरस्कृत किया। क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट भी दी साथियों। और लास्ट है साथियों आपका वार्षिक वाक का युद्ध जो कि जनवरी 1760 में होता है। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आइक्रूट साथियों आइक्रूट, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था साथियों, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे है साथियों आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध है साथियों 1764 में होता है, आप सभी को पता होगा 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध के नवाब तथा सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और साथियों अंग्रेजों के बीच होता है। अंग्रेजों के बीच होता है। युद्ध में अंग्रेजी की विजय होती है साथियों और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मोनोनो करता है। बक्सर के युद्ध के समय प्लासी का युद्ध का निर्णयों पर मोहर लगा था साथियों, यह भी याद रखिएगा आप सभी। और साथियों इसी के बाद कहीं ना कहीं बंगाल में और भारत के कई क्षेत्रों में साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से नियंत्रण भी हो जाता है, ये चीज़ आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा साथियों निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थॉमस वेस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए इसके तथ्यों की बात किया जाए साथियों 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ का व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट के द्वारा साथियों सूरत में
कि बंगाल की विजय के ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। साथियों अभी जस्ट हम लोग ऊपर के स्लाइड में इस चीज़ को समझे थे। सूरत के अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की गई और यहाँ से अंग्रेज ने अपने व्यापार को सभी देशों में फैलाने लगा। साथियों इस चीज़ को हम लोग ऊपर के चीज सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो चलिए साथियों आगे हम लोग बात करते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा साथियों। इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम जो प्राप्त होता था साथियों, वह कहाँ से प्राप्त होता था? तो अपने बिहार क्षेत्र से प्राप्त होता था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे कह रहा है साथियों कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? साथियों इसका सही आंसर अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखें सोडा और अफीम के लिए, तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उत दीवान किसे बनाया था? साथियों क्या वह मोहम्मद रजा खां हो जाएगा, सिताब राय हो जाएगा, या फिर साथियों कोई और हो जाएगा? हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं साथियों कौन हो जाएगा। राय दुर्लभ हो जाएगा या फिर सैयद गुलाम हुसैन हो जाएगा। साथियों तो मोहम्मद रजा खान हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए तथ्यों की ओर बात किया जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों। इलाहाबाद की संधि जो कि अगस्त 1765 में होती है, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद, आप सभी को पता होगा। संधि के अनुसार साथियों भगौड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण मिल जाता है साथियों और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने साथियों अपने 12 अगस्त को फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। आप सभी को पता होगा साथियों। उसके बाद क्या होता है तो साथियों बदले में कंपनी सम्राट ने क्या किया साथियों, तो 26 लाख रुपया देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख साथियों, ध्यान दीजिएगा साथियों, 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी के सीधे कर संग्रह करने का भार किस पे था साथियों? तो वह था भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसे पास ऐसी क्षमता भी थी। इसको ध्यान में रखिएगा साथियों। थोड़ा और भी हम लोग समझ लेते हैं तो कंपनी ने दीवान कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद और साथियों बंगाल, जो कि मुर्शिदाबाद कहाँ है? बंगाल में ही था, पड़ता था साथियों, उसके समीप में। मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए रजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। मोहम्मद रजा खां उप निजाम के रूप में कार्य करते थे और इसे समस्त दीवानी तथा निजाम का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलाया जाता था। यह भी याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साथियों आपका, वह कह रहा है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी साथियों? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को की थी, याद रखिएगा साथियों। इलाहाबाद की दूसरे संधि के बाद साथियों शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए थे और उसे इलाहाबाद में रखा गया था। इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र में साथियों नवाब ने छोड़ दिए थे। शाह आलम को मिला था 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा शाह आलम द्वितीय ने क्या किया साथियों, तो कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। अभी हम लोग जस्ट ऊपर के सेक्शन में पढ़े हैं। जिसके बदले में साथियों कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए देने का वादा किया था। यह भी याद रखिएगा साथियों। इसी समय से क्या होता है साथियों, पेंशन की व्यवस्था होती है। इसी समय से क्या होता है साथियों, तो इसी समय से अब सैलरी दिया जाता है साथियों सम्राट को, ठीक है। तो इन चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये सभी वही चीज़ है साथियों, हम लोग ऊपर के सेक्शन में जो चीज़ किए हैं वही है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे है साथियों आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, कितनी थी साथियों? तो उसके साम्राज्य की सीमा क्या थी? तो उसके साम्राज्य की सीमा, सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्या वह चांदनी चौक से पालम थी, दिल्ली से बिहार था, पेशावर से
बिहार था, पेशावर से वाराणसी था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर सही। तो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा हम लोग तथ्यों की ओर देखते हैं तो इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान देते हैं साथियों। चलिए देखिएगा यहाँ साथियों कि बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी क्या करते हैं, फारसी भाषा में यह वकालत प्रसिद्ध होती कि सल्तनत ए शाह आलम राजा दिल्ली का तथा पालम अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते और सिमटते दिल्ली के लाल किले के से पालम गांव तक था साथियों। मतलब बिहार लोक सेवा आयोग के इस प्रश्न का निस्तर्त करते हुए साथियों हम लोग देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे आप यह भी देख सकते हैं साथियों, इसका सही आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं साथियों। तो आगे है आपका नेक्स्ट प्रश्न जो कि इस प्रकार है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बहुत ही बेहतर प्रश्न है साथियों, और इसका सही आंसर हो जाएगा शाह शुजा से। ठीक है, शाह शुजा से वह क्या किया था साथियों, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा के बारे में हम बहुत ही विस्तार ढंग से पढ़ाए हुए साथियों, तो आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास का प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ देख सकते हैं। पूरा बहुत ही विस्तार ढंग से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया गया है। ध्यान दीजिएगा साथियों, पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। साथियों आपको पता होगा यह अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है। ठीक है, तो साथियों 1773 में इसकी मृत्यु हो गई। पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को जोड़कर शेष एक सिख मुसलमानों का अधिकार हो गया। साथियों उधर अफगानों के आंतरिक झगड़े के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया था और 1800 ईस्वी में साथियों अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठता है। यह कौन था साथियों, शाह शुजा का तो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। इसी से कोहिनूर हीरा मिलता है रणजीत सिंह को। चलिए आगे हम लोग कुछ और बातों को करते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा साथियों, उसके भाई शाह मोहम्मद ने शक्तिशाली बड़कजई सरदार फतेह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से साथियों 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर का अधिकार प्राप्त कर लिया। साथियों इसी अवसर का शाह शुजा ने काबुल का राजा प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह की सहायता मांगी साथियों, और उन्हें कोह-ए-नूर याद रखिएगा साथियों, कोहिनूर हीरा से भेंट किया गया साथियों। तो यह भी याद रखिएगा आप लोग, इतिहास इस तरह से समझा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, टीपू सुल्तान ने अपनी राजगद्दी बनाई थी। कहाँ बनाई थी, तो टीपू सुल्तान ने श्रीपट्टनम में अपनी राजगद्दी बनाई थी साथियों, याद रखेंगे। चलिए कुछ तथ्यों की ओर बात किया जाए तो टीपू सुल्तान ने श्रीपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था एवं साथियों यहाँ याद रखिएगा जोकीविल क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना। साथ ही साथियों उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने हेतु तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने हेतु साथियों अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक और इस्तांबुल, काबुल, मॉरिशन इन सभी क्षेत्रों में क्या किया साथियों, तो दूत मंडल भी भेजे थे। यह भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। साथियों अंग्रेजों ने श्रीपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, साथियों याद रखिएगा टीपू सुल्तान के साथ की थी। अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़ें। चलिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 के आसपास होता है साथियों, उसी समय श्रीपट्टनम की संधि होती है मार्च 1792 में। ठीक है साथियों, इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान में दोनों में संधि होती है और इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेज तथा उसके साथियों को देना पड़ता है। साथ ही साथियों इस युद्ध के हट जाने के रूप में भी भरना पड़ता है साथियों टीपू सुल्तान को। तो ये याद रखेंगे आप लोग। आगे है आपका कुछ और है साथियों, उसे हम लोग देख लेते हैं।
ध्यान दीजिएगा साथियों, टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। तो याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। और श्रीपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि साथियों, जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक साथियों उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी साथियों कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया साथियों, और साथ ही साथियों को शक्तिशाली नहीं बनने दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, तो इन सभी कथनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट है आपका कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन स्लीमैन। ठीक है साथियों, कैप्टन स्लीमैन के समय में ठगों का जो उन्मूलन था, मतलब ठगी जो प्रथा थी साथियों, इस पर पाबंदी लगाई गई थी। साथियों, इसके तथ्यों की ओर अगर बात किया जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। परंतु वास्तव में ये लोग काली तथा दुर्गा तथा भवानी की पूजा करते थे, और आज भी देखेंगे साथियों कि लोग यही सब करते हैं। आप बहुत कम है, लेकिन गांव में आज भी देखने को ये सब चीज़ कभी कभी मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा साथियों आगे कि अपने शिकार पर सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धन था विधि तथा विधान है, तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। यह भी याद रखिएगा साथियों। ठीक है, सती प्रथा जब ब्रेक लगाया गया था तो उस पर थोड़ा सा विरोध हुआ था। ठीक है, लेकिन इस पर विरोध नहीं हुआ था, सारे जनता ने उनका समर्थन किया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था, और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था साथियों। यह भी याद रखिएगा। और अनेक ठगों को फांसी दी गई थी, और शेष को आजीवन क्या किया गया साथियों, आजीवन निर्वासित कर दिया गया था। 1837 के पश्चात साथियों संगठित रूप से ठगी का अंत हो गया। यह भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ठगी प्रथा का अंत कब किया गया, तो याद रखिएगा साथियों 1837 के आसपास पूर्ण रूप से इस पर पाबंदी लगाई गई। बंगाल में द्वितीय शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। जब आपको पता होगा साथियों कि प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद ही साथियों क्या हुआ था, तो द्वैध शासन लागू होते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुआ था साथियों। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में साथियों 1772 ईस्वी में इसका अंत होता है। यह भी याद रखेंगे साथियों। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी प्रशासन प्रणाली को समाप्त किया, और साथियों कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बनने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में लें। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों को क्या किया साथियों, दोनों उप दीवानों को, यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, मोहम्मद रजा और राज सिजाब राय के युक्त कर दिया था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। और साथियों यह भी याद रखिएगा कि यह द्वैध शासन के अंतर्गत भारत में अनेकों क्षेत्र पर, खास करके बंगाल में साथियों लूट का काल प्रारंभ होता है। तो यह भी याद रखिएगा, इसी समय बंगाल में भयानक अकाल देखने को मिलते हैं साथियों। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है साथियों कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। साथियों द्वैध शासन का जनक आपको हेक्टर मोनरो को माना जाता है साथियों, इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं साथियों। तो आगे कुछ तथ्यों की ओर देख लेते हैं कि सर विलियम टर्किक और द्वैध शासन का जनक माना जाता है साथियों। इसमें दीवानी और विराजत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग कर दी गई थी। तो यह भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और याद रखिएगा साथियों लॉर्ड डलहौजी के समय में यह बिछाई गई थी साथियों, यह याद रखिएगा। चलिए तथ्यों की ओर बात किया जाए तो भारत में साथियों रेल निर्माण की दिशा प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था साथियों, याद रखिएगा। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में साथियों
कहाँ बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी साथियों। रेलवे दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच हुई थी साथियों, यह भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा साथियों कि मुंगेर का बहरियात लाल विरोध का उद्देश्य क्या था। साथियों ये याद रखेंगे, इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वकासत भूमि की वापसी की मांग करना। ठीक है, चलिए समझते हैं साथियों थोड़ा इन तथ्यों को। तो मुंगेर के बहरियात लाल विरोध का उद्देश्य वकासत भूमि की वापसी की मांग था, और यह आंदोलन साथियों 1936 से 38 के बीच कल्याणानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था, यह याद रखना होगा आप सभी को। आगे कहता है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों, याद रखेंगे केनिन था, यह भी आप लोग याद रखेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तथ्यों की ओर बात किया जाए तो 1857 के विरोध के समय साथियों भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन था, याद रखेंगे साथियों। लॉर्ड कैनिन साथियों भारत की कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है साथियों आपका कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस के चलने वाली एलडी फील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1856 ईस्वी में, याद रखिएगा साथियों। जान लेते हैं थोड़ा इसको तथ्यों को। तो साथियों दिसंबर था यहाँ पे, क्षमा चाहेंगे, दिसंबर 1856 में होता है साथियों, याद रखेंगे। दिसंबर 1856 में साथियों सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया साथियों। इस राइफल में दमदम, अंबाल और स्थालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया था साथियों, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी होती थी, याद रखेगा। और यही साथियों कारण भी था, तत्कालिक कारण 1857 की। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है साथियों नेक्स्ट आपका, वहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग साथियों। यहाँ पे कुछ तथ्य और भी हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। तो इन नए राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था साथियों। और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिकों ने साथियों अधिकारियों से यह अफवाह को जांच करने हेतु बोला, परंतु इसका खंडन भी किया गया। किंतु सैनिकों का विश्वास हो गया कि साथियों चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कर उनके धर्म को भ्रष्ट कर दिया जाएगा, और इसी के स्वरूप 1857 का विद्रोह तत्कालिक कारण होता है, ध्यान दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट कह रहा है साथियों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह सभी को पता होगा कि बिहार में कुंवर सिंह करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए इनके तथ्यों की ओर बात करें तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया तो प्रकृति ने उन्हें अहमद शौरी, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था साथियों। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि बिहार का सिंह किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे साथियों। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित कर दी। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े साथियों, याद रखेंगे इस बात को। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, वंदा और लखनऊ तक फैला दिए थे, जहां तक अत्यंत सम्मानपूर्ण स्वागत किया गया था साथियों, याद रखेगा। अपनी अंतिम सफलता के लिए रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था। इसी युद्ध में साथियों उनका क्या होता है तो उन घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 की उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात साथियों उनका भाई यह नेतृत्व को संभालते हैं, याद रखिएगा साथियों, अमर सिंह। लेकिन साथियों 1858 में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहता है और कुछ ही दिनों के बाद साथियों इस विरोध को क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है, यह भी याद रखिएगा।
आगे है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। नेक्स्ट प्रश्न यह भी दोबारा दोहराया गया साथियों, और इसका सही कथन वही हो जाएगा, कुंवर सिंह। चलिए, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था। साथियों यह भी वही हो जाएगा आपका कुंवर सिंह, सही आंसर। चलिए आगे हम लोग देखें तो आगे है साथियों आपका कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह क्या थे, राजा थे। क्या यह कथन सही है? चलिए देखते हैं साथियों, तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा, जगदीशपुर के राजा थे, यह सही है। उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी, याद रखिएगा साथियों इस चीज को। देखिए, बिहार के शहदाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 ईस्वी को साथियों जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी, और जगदीशपुर ने से उन्हें 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गई, और 1857 के विद्रोह के समय इनकी अहमद साहस, वीरता और कुशल सेना नायक के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। साथियों याद रखिएगा इन बातों को। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है साथियों कि 1857 के विरोध के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जरा बताइएगा। तो जाहिर सी बात है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट कह रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल थे। साथियों जाहिर सी बात है वह कहाँ थे, तो वह थे साथियों आरा में। आरा के रहने वाले थे साथियों, तो आरा में ही वह शामिल थे, याद रखिएगा साथियों उस समय। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिक की 3 रेजिमेंट ने के विरोध किया साथियों। 26 जुलाई को यह सैनिक आरा पहुंचे, यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। और साथियों यह प्रश्न उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, तो साथियों आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, जबकि उत्तर इसका सही क्या हो रहा है, आरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा साथियों थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग। चलिए आगे बात किया जाए तो इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। क्या वह नाना साहेब थे, बेगम हजरत महल थी, मौलवी अहमदुल्ला थे, बेगम जीतन महल थे, या फिर उपयुक्त में से सभी। साथियों इनमें से सभी जो हैं, सभी के सभी का योगदान 1857 की क्रांति में था। इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। देखते हैं इन कथनों को। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप साथियों 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, और लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर यह विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। और साथियों फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व साथियों आपका मौलवी अहमदुल्ला करते हैं। और जबकि बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली के शासक थे साथियों, और पत्नी बेगम हजरत जीतन महल ने साथियों अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह का क्या किया साथियों, भाग लिया। इस प्रकार दिए गए प्रश्न ई क्या हो गया साथियों, सही हो गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो पटना के 1857 में के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो पटना की बात की जा रही है साथियों, यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिहार की नहीं पटना की क्या जा रही है। और पटना के सही आंसर हो जाएगा साथियों राजपूत कुंवर सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। लेकिन मेरे ख्याल से साथियों यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, थोड़ा सा देख लेते हैं, याद रखिएगा साथियों। चलिए इसी को सही मान लेते हैं साथियों, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे डाउट था। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि साथियों पटना यह तो आरा से कर रहे हैं, लेकिन पटना से एक मुझे नाम अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, कोई पीर अली करके थे शायद, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने नेतृत्व किया था शायद, मेरे ख्याल से याद नहीं आ रहा है अभी। हम 1857 क्रांति पढ़ाए तो वहाँ पे बताए हैं साथियों। आगे ध्यान देते हैं। तो पटना जो कि बिहार, जगदीशपुर के जमींदारी कुंवर सिंह ने विरोध का नेतृत्व किया था। उनकी जमींदारी कंपनी की नीति के कारण छीन गई थी, और उन्हें भी अपने शेष अभिव्यक्ति का विरोध कर दिया था, याद रखिएगा साथियों। साथियों आगे बात करें तो 1857 का विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 ईस्वी को जनवरी, और साथियों 1858 तक केंद्र था। क्या कौन सा केंद्र था साथियों, तो जगदीशपुर था, याद रखिएगा। ठीक है, जगदीशपुर के बारे में हम लोग बहुत ही चीज़ जान चुके हैं इस सेशन में, तो याद रखिएगा साथियों। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था। यहाँ के जमींदारी
कुंवर सिंह के नेतृत्व में संभाला गया और शाहदाबाद जिले में साथियों अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया, सरकार अपने स्थापित की थी। हमें बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी जिसे कहते हैं कि कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलदाज फौज के मेजर सीजेड आयर द्वारा दबाया गया था। यह भी याद रखिएगा आप सभी। जगदीशपुर के राजा कौन थे? बार बार एक ही चीज दोहराया जा रहा है, तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। आगे हम लोग बात करें साथियों, तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? साथियों एक ही चीज कई बार देख रहे हैं आप लोग, दोहराया गया, इसलिए याद रखिएगा कि 1857 क्रांति में बिहार का जो है साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कितना बार एक ही प्रश्न दोहराया गया है। बिहार के 1857 की क्रांति में साथियों आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित कई भागों में फैल गए थे। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और पूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया साथियों, और लगभग 10 माह लंबी सफलता के बाद साथियों, लड़ाइयों के बाद साथियों, युद्ध को प्राप्त घावों के बाद उन्होंने 26 अप्रैल 1858 को क्या हो गया उनका शहीद हो गए साथियों, उनका मृत्यु हो गया, याद रखिएगा ये बात को। चलिए आगे हम लोग देखें साथियों, तो आगे 1857 के विरोध का नेतृत्व बिहार में किसने किया? साथियों बार बार कितना दोहराया गया है कि अब हम भी बोलने में थक रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, कई बार ये चीज़ दोहराया जा रहा है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एक ही चीज बार बार दोहराया जा रहा है, तो इस चीज को आप लोग समझते चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया था साथियों। ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह मूलतः तमिलनाडु कर्नाटक में रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे साथियों। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मावलंबियों का आह्वान किया था और सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए थे। यह भी याद रखेगा, जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। यह किनका कथन है साथियों? तो याद रखेगा मौलवी अहमदुल्ला शाह का कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताया जा रहा है आप सभी को, तो याद रखेगा। ठीक है, इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा, अमध्य साहस के गुणों के परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। इनकी गिरफ्तारी साथियों ब्रिटिश सरकार ने 5,000 रुपये का इनाम रखा था। याद रखिएगा साथियों, 50,000 रुपये का इनाम रखा था। याद रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, उस समय की बात। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह तो जाहिर सी बात है साथियों, इस सभी को पता होगा कि गालिब ने देखा था साथियों। याद रखेगा 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था साथियों, और इसके बारे में कुछ कथन भी है जो कि हम 1857 की क्रांति में जब पढ़ाए थे तो उस कथन को बताए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे भयानक क्रांति को देखने के लिए कुछ ऐसे कथन कहे थे साथियों, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ कथन बहुत ही बेहतर कथन था, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो को जरूर देखें। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? साथियों याद रखिएगा, अधिकारियों का अक्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अधिकारियों की अक्षमता जो थी यह मेन था साथियों, याद रखेंगे। चलिए कथनों की ओर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे कथन है आपका कि अंग्रेजी अधिकारी की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। पहला बात, इन्हीं अधिकारियों ने की योग्यता के बल पर अंग्रेज हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत को पर कब्जा कर लिया, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाही विद्रोह बनाने में सहायक हुआ। मतलब साथियों एक कहा जाए तो बात यह है कि एक योग्य नेतृत्व होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में
में भाग नहीं लिया साथियों। तो याद रखिएगा, क्या वह खेतरी मजदूर हो जाएंगे, साहूकार हो जाएंगे, कृषक हो जाएंगे, जमींदार हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे साथियों? कथन हम लोग देखते हैं सही सुमेलन कौन होगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो रहा है। नंबर 2 और 4 मतलब साथियों साहूकार और कृषक जो थे साथियों, यह क्या थे? तो 1857 क्रांति में सम्मिलित नहीं थे। याद रखिएगा साथियों इन कथनों को। चलिए थोड़ा कथन की ओर बात करते हैं, तो तथ्यों की ओर बात करते हैं साथियों। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी पूरे देश या भारतीय समाज में कभी सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका था। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति में भयभीत थे और वे विद्रोही को शामिल थे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा यही कारण था साथियों जो कि हमारा 1857 का जो विद्रोह है वह असफल होता है। तो ये याद रखिएगा साथियों, अगर सभी लोग एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं 1857 क्रांति कुछ और होता और हम लोग कुछ और भारत आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं। चलिए साथियों आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे कह रहा है साथियों कि इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजी सरकार की क्या की? सक्रिय सहायता की। साथियों यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि अपने देश को लुटने वाले, अपने राज्य को लुटवाने वाले कोई और नहीं, अपने ही लोग हमेशा होते हैं साथियों। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। कह रहा है साथियों आगे कि गवर्नर जनरल केनिन ने बाद में यह टिप्पणी भी की साथियों कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया साथियों, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता साथियों। यह भी कह रहे हैं साथियों, मतलब बाहरी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर ये लोग एक हो जाते तो हम कुछ नहीं थे, लेकिन अपने ही गद्दार थे, इसलिए हमारा इतिहास कुछ और हुआ और हमारे साथ 200 वर्षों तक लगभग इस 1857 के बाद साथियों कई वर्षों तक शोषण किया गया। चलिए आगे है कि व्यापारियों और शिक्षक वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में संभाल कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना भी किया था। यह भी याद रखिएगा। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों की आलोचना में जुट गए थे साथियों। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार, बड़े जमींदार ने अंग्रेजों के यह आश्वासन पाकर उनकी जागीर वापस दे जाएगी और विद्रोह से किनारा कर लिया साथियों। यह भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताया जा रहा है। ग्रामीण जनता के हमले का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर वह विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी साथियों विद्रोह का साथ नहीं दिया था और शिक्षित भारतीय देश का प्रेक्षापन समाप्त करने चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा गया कि अंग्रेज आधुनिकीकरण से यह काम पूरा कर लेंगे और इनकी सहायता करेंगे साथियों। यही कुछ कारण था। तो आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि 1857 की असफलता का कारण क्या था, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अब बेहतर ढंग से बता पाएंगे। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कथन सही है साथियों? 1857 में दरभंगा, डुमरा और कटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजी की मदद की थी। क्या यह कथन सही है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1857 में दरभंगा, डुमरा और कटवा के महाराजाओं और उनके स्थानीय जमींदारी ने अंग्रेजों की पैसे से मदद की थी। दोहराया गया चीज़ है साथियों। 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। आमदनी से सही है, आमदियों से नहीं, याद रखिएगा साथियों। या फिर नेक्स्ट है 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। इसमें से कौन सा कथन सही है बताइए साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख लीजिए साथियों, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए जान लेते हैं थोड़ा इन कथन को।
तो देखिएगा साथियों, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदार ने अंग्रेजों के धन तथा जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। देखिए यहीं पे आप लोग देख सकते हैं क्या था, कुछ लोग स्वतंत्रता के लिए खून पसीना बहा रहे हैं तो कुछ अपने स्वामी भक्ति में लगे हुए थे। अंग्रेजों को इस प्रकार साथियों मदद पहुंचाने वाले जमींदार में दरभंगा, डुमराव तथा हटवा के जमींदार शामिल थे। साथियों इस चीज को ध्यान रखेंगे। कह रहा है नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। साथियों क्या हुआ, दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या फिर मुंगेर हो जाएगा। तो साथियों इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर हो जाएगा। साथियों याद रखिए, सॉरी साथियों मुजफ्फरपुर नहीं, ऑप्शन नंबर बी कह रहा साथियों केवल 4, ठीक है, मुंगेर साथियों, क्योंकि दानापुर तो था ही, पटना तो था ही और आरा भी था और मुजफ्फरपुर तक भी पहुंचा था साथियों। मुझे याद नहीं, थोड़ा भूल गए थे हम, मुजफ्फरपुर में थोड़ा सा हुआ था साथियों, जब वीर कुंवर सिंह वहां गए थे तो वहां पे भी थोड़ा सा हुआ था, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए कथन की ओर बात करें तो 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना के मीर अली, साथियों याद रखिएगा पीर अली, अभी हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। इन्हीं के बारे में बोल रहे थे ना अभी कि पटना के कोई नेतृत्व करता, अभी ऊपर था क्वेश्चन साथियों, तो लगाया गया था साथियों वीर कुंवर सिंह के बारे में, लेकिन हमको लग रहा था कि पटना की यही हो जाएंगे पीर अली, ठीक है, ने इनका नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजों की हुकूमत के विरुद्ध साथियों जो विद्रोह का काम कर रहे थे उन्हें विद्रोहियों के सिपाही का समर्थन भी किया था। तो याद रखिएगा साथियों इन चीज़ों को। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है साथियों, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। साथियों याद रखिएगा बेगम हजरत, साथियों बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध किसे कहा जाता है साथियों, तो बताइए जरा आप लोग। साथियों यहाँ तथ्यों की ओर देखते हैं तो लखनऊ जो कि अवध में पड़ता है, और साथियों लखनऊ में विद्रोह का आरंभ 30 मई 1857 को हुआ। यह विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। इन्हें ही बेगम हजरत महल को ही बेगम ऑफ अवध कहा जाता है। साथियों याद रखेंगे अपने अल्पवयस्क पुत्र विजरिस कादिर को नवाब घोषित किया और मार्च 1858 में साथियों कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पूर्ण अधिकार कर लिया साथियों, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। साथियों याद रखिएगा इन कथन को। कह रहा है आपसे नेक्स्ट प्रश्न कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। क्या वह हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसान सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, या फिर इसके प्रभाव की सीमित क्षेत्र थे। याद रखिएगा साथियों इसका सही कथन कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, या फिर नेक्स्ट है साथियों जमींदारों की सहभागिता। तो साथियों इसका सही कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या था, तो ध्यान दीजिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। यह बात सही है साथियों, ठीक है, कि क्या था, सभी लोग अलग अलग क्षेत्र में युद्ध तो लड़ रहे थे, विरोध तो कर रहे थे, लेकिन सभी का उद्देश्य अलग अलग था साथियों, और यही कारण था कि असफलता का कारण था। कोई एक संगठन नहीं था, कोई एक नेतृत्व करता नहीं था। साथियों कथन की ओर बात किया जाए तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह का असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी, पहला बात। दूसरा साथियों विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं मिला। 42 वर्ष के बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता ने तो दिखाई और सरकार का विनाश करने के लिए पूरे तुले हुए प्रभावित प्रतीत हुए, किंतु ऐसा करने में लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। साथियों याद रखिएगा इन चीज़ों को। आगे है साथियों, आगे कह रहा है उनमें अनुशासन की कमी थी, कभी कभी तो वो अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भी बन जाते थे, तरह तरह के व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साहसिक घृणा को छोड़कर कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। साथियों किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता की एवं संस्था की स्थापना की जाए। तो याद रखिएगा साथियों इन चीज़ों को।
उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुगम विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और भावी समाज अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था साथियों। तो याद रखेंगे इन चीज़ों को। कुल मिलाकर साथियों यह कह सकते हैं कि सही उद्देश्य नहीं था, सही नेतृत्वकर्ता नहीं थे साथियों, यही होता था। और संगठन में कभी भी साथियों याद रखिएगा, एक नेतृत्वकर्ता बेहतर नहीं होंगे तो संगठन कभी भी सफल नहीं होगा। यह याद रखिएगा, उनका उद्देश्य कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि सभी अपने मन की करेंगे और सभी अपने मन के मालिक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है साथियों कि विचार कीजिए। कथन क 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कथन का बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। साथियों कौन सा कथन सही है बताइएगा आप लोग। साथियों इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों। क्या हो जाएगा साथियों? दोनों। क और का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका सही कथन ए क हो जाएगा साथियों। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो 1857 का विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सामंतवादी था, याद रखिएगा, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और साथियों दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायक भी किया था। साथियों याद रखिएगा, संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ जाएगा। तो साथियों इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बहुत लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे साथियों कि अगर सभी राज्य के राजाओं, सभी राज्य के सूबेदार, जमींदार सभी मिल जाते हैं तो 1857 क्रांति कुछ और होता साथियों। यह हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे है साथियों कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1858। जब 1857 का विद्रोह समाप्त होता है साथियों, उसके कुछ ही महीनों के बाद 1858 1 नवंबर 1858 को क्या होता है साथियों, कंपनी का समाप्त हो जाता है और अब क्राउन का शासन प्रारंभ होता है। चलिए आगे है साथियों, इसके कथन की ओर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कथन है कि साथियों 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। यह घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे क्राउन का शासन के अधीन कर दिया गया साथियों। और एक भारत मंत्री सचिव तथा 15 सदस्य वाली ईस्ट इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। यह भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? साथियों गोरखा, सिख एवं पंजाबी क्या थे साथियों? उत्तर प्रांत से क्या किया था? तो अपने सेना में सिपाही लिए थे। यह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं कथनों को। तो साथियों 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था। याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति में अगर क्षति हुआ है साथियों तो सैनिकों के द्वारा ही किया गया है। इसलिए अंग्रेज सरकार भी क्या हो गई थी साथियों, समझ गई थी और अब वह सभी को सेना में क्या कर रही थी साथियों, नहीं शामिल कर रही थी। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें क्या किया, संदेह की दृष्टि से देखती थी साथियों। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक तथा अवध सेना के उत्तरी पश्चिम प्रांत के थे। याद रखिएगा साथियों 60%, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा है। विद्रोह के लिए साथियों भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इस कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पूर्ण गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित थी। तो याद रखिएगा साथियों इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे है साथियों, निम्नलिखित में से किसने 1857 का विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी साथियों? तो याद रखिएगा कौन था, वह सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर थे साथियों। यह याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पे साथियों सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को साथियों विद्रोह को हिंदी मुस्लिम षड्यंत्र बताते हैं, याद रखिएगा। आउटरम का विचार यह था कि यह हिंदू तथा मुस्लिम का क्या था साथियों, षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार साथियों वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। साथियों याद रखिएगा, इनमें न कोई अस्थायी नेतृत्व थी और न ही इसमें कोई सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार साथियों यह एक स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था, याद रखिएगा साथियों, यह कथन है। ठीक है, 1857 के बारे में साथियों बहुत ही अच्छे ढंग से हम वीडियो बनाए हुए हैं, लेक्चर पढ़ाए हुए हैं साथियों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर जाकर ज़रूर देखें वीडियो को। चलिए नेक्स्ट है साथियों आपका कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है साथियों, याद रखिएगा। तो वो क्या थे, वीडी सावरकर थे, बाल गंगाधर तिलक थे या फिर कोई और थे साथियों। देख लेते हैं हम लोग कथन को साथियों, क्या फिर आरसी मजूमदार थे, दादा भाई नेहरू थे। तो साथियों याद रखिएगा सबसे पहले बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा साथियों, बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा सबसे पहले इसे कहा गया है साथियों, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं साथियों। तो बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में क्या किया साथियों, तो इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता तथा संग्राम तथा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है साथियों। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों। और साथियों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुका है। कल हम लोग 51 क्वेश्चन से सारा फिर से डिस्कशन करेंगे साथियों। कैसा लगा आप सभी को यह सेशन, बहुत ही आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है आपसे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं साथियों, पूरा सर दर्द करने लगता है बोलते बोलते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को शेयर करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। अगर आपका लक्ष्य है बिहार में एसडीएम बनना या फिर किसी भी राज्य की आप तैयारी कर रहे हो साथियों, तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि आपको हमें पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है साथियों, तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाएं, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा साथियों PDF। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।